चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कह रहा है समुद्र पर क्षितिज की जो दूरी होगा वो आँख की ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती होगा। दूरी को हम लोग d मान लेते हैं और ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो कह रहा है दूरी जो होगा आँख की ऊंचाई के वर्गमूल, आँख के ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है, जब निश्चित राशि ये पूछ रहा है तो देखिए पहले एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, d/√h इज इक्वल टू k। अब चलिए जैसे दिया है वैसे मान रख देना है। कह रहा है कि जब यह दूरी 14.4 किलोमीटर होगा, दूरी 14.4 किलोमीटर होगा तो हाइट कितना होगा 18 मीटर। अच्छा 18 मीटर को 3√2 लिख सकते हैं क्या? आगे लिख रहा है यदि आँख की ऊंचाई 8 मीटर हो अच्छा ऊंचाई इधर है ना, तो इसको हम लोग 2√2 बोल सकते हैं ना। 8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो ये अंडर रूट में चला जाएगा ना, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा तो फिर भी अंदर में रह जाएगा, तो 2√2 इसको बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि आँख की ऊंचाई 8 मीटर हो तो क्षितिज की दूरी क्या होगी? आराम से निकाल सकते हैं। √2 से √2 आपका कट जाएगा, अड़तालीस दूनी 96, यानी कि d बराबर कितना 9.6 किलोमीटर। किलोमीटर में था ना ये, तो ऊंचाई 8 मीटर तो क्षितिज की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा 9.6। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तथा जब क्षितिज की दूरी 7.2 किलोमीटर हो, क्षितिज की दूरी 7.2 किलोमीटर हो तो आँख की ऊंचाई क्या होगी? ये तो सेम ही रहेगा, ये तो आपका सेम ही है एज इट इज़। कह रहा है जब क्षितिज की दूरी 7.2 किलोमीटर हो तो आँख की ऊंचाई कितना होगा, ये ना पूछ रहा है। 72 से 2 बार में चल जाएगा, 72 दूनी 144। अब आपके पास आया √h बराबर 3√2/2, तो h बराबर 9 दूनी 18/4, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे इस रूट से इधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18/4, यानी कि 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4.5। ये इधर किलोमीटर था ना, ये 4.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4.5 किलोमीटर में 450 मीटर हो जाएगा ना भाई। किलोमीटर को मीटर में बदलना है, अगर मीटर में पूछ रहा है तब 4500 हो जाएगा। चलिए जो भी हो, पंद्रह तो हो गया था, 16 यही अंतिम है क्या? चलिए ध्यान दीजिए। स्नेहा तथा नेहा की आय का जो अनुपात है वो 2:3 है, खर्च का अनुपात 3:2 है। स्नेहा की बचत उसकी आय के समानुपाती है। कह रहा है स्नेहा का बचत उसकी आय का समानुपाती है। बचत को हम लोग एस मान लेंगे और आय को आई मान लेंगे, तथा उसके खर्च के वित्त को अनुपाती है। नेहा के बचत की राशि भी उसकी आय के अनुपाती, मतलब दोनों के लिए कंडीशन सेम है। यहाँ लिख रहा है ना कि नेहा का भी जो बचत की राशि भी है वो भी उसके आय के समानुपाती है और खर्च के वित्त को अनुपाती, मतलब दोनों के लिए तो कंडीशन सेम रहेगा। जो स्नेहा के लिए कंडीशन रहेगा वही नेहा के लिए रहेगा। तो देखो लिख लेते हैं, स्नेहा की बचत
उसकी आय के समानुपाती है। बचत जो है उसके आय का समानुपाती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बचत जो है उसके आय का समानुपाती है। स्नेहा की बचत उसके आय के समानुपाती तथा उसके खर्च के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि तथा और फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि बचत जो होगा उसके खर्च का व्युत्क्रमानुपाती होगा। बचत जो होगा उसके खर्च के व्युत्क्रमानुपाती होगा। स्नेहा की बचत उसकी आय के समानुपाती है और खर्च के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। वैसे रुक जाओ, आगे जरूरत क्या है देख लेते हैं। स्नेहा तथा नेहा की आय क्रमशः इतना इतना बढ़ जाए तो खर्च इतना % बढ़ जाए। दोनों स्थितियों में समानुपाती बराबर माना जाए तो स्नेहा तथा नेहा, देखिए कह रहा है, पूछ कौन सी रहा है, बचत का है ना। तो देखिए बचत सेविंग ही पूछ रहा है, तो सेविंग डिपेंड करेगा उनके आई बट्टा ई पर। दोनों का अगर हमको बचत का अनुपात चाहिए तो वो हमारा डिपेंड करेगा आई बट्टा ई पर। मतलब जो स्नेहा के लिए होगा वही नेहा के लिए भी तो बचत का जो ये अनुपात होगा डिपेंड करेगा, वो आई बट्टा ई पर करेगा। तो इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए I1 और E1 मान लेते हैं तो नेहा के लिए भी तो सेम ही कंडीशन, इसका भी बचत जो है इनकम और एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगा। E2 I1 I2 E2 I2। अब चलिए हमको बचत का अनुपात चाहिए, बचत जो डिपेंड करेगा आई बटा ई पे करेगा। अब देखिए जो जो लिखा हुआ है मान दिया हुआ है रख देते हैं। स्नेहा तथा नेहा के आय का अनुपात 2:3 है। आय इनकम 2:3। कह रहा है इनके खर्च का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। अगर कोई चेंजेस नहीं होता तब तो सीधा बोलते थे कि बचत का अनुपात इनका यही होगा 4:9। लेकिन कह रहा है कि स्नेहा तथा नेहा की आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ जाती है। मतलब स्नेहा के इनकम को 20% बढ़ा दीजिएगा, तो स्नेहा के इनकम को 20% बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 120%। और ये नेहा का जो इनकम है वो 10% बढ़ जाएगा तो नेहा का इनकम हो जाएगा 110% वृद्धि के बाद। क्योंकि हमको हर हाल में आई से ई का भाग देना है जिससे कि हमको बचत मिले, और सिर्फ अगर इसका 10% निकालेंगे तो आय में वृद्धि निकलेगा। तो आय में वृद्धि को इनकम से भाग देंगे तो बचत नहीं मिलने वाला होगा। इनकम को जब एक्सपेंडिचर से भाग देंगे तब बचत मिलेगा। 10% बढ़ जाती है तथा खर्च क्रमशः 10% और 25% कम हो जाता है। मतलब स्नेहा का खर्च जो है 10% कम होगा तो ये हो जाएगा 90%, और नेहा का जो खर्च है वो 25% कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75%। इस तरह से आपसे अब बता देना है कि इनके बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए ये परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, कोई रोल नहीं है इनका विशेष। 30 आई 90, 30 चौका 20 से 5 से 25 बार में, अब 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 22 × 5 = 110। ठीक है। अच्छा 2 से अभी भी कट रहा है 11 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो 4 दूनी 8, 25 बटे 200 कट जाएगा लास्ट में जो भी होगा। 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 तिया 27 × 11 आ रहा है। तो 11 7 77, 270 और 10 281 आ जाएगा। 287, 297। कहीं काटने में गलती हुआ है क्या? 5 15 × 5 = 75। अब देखिए तब तो और कट जा रहा है इधर, ये भी आपका कट जाएगा 3 से 5 बार में। अब कुछ नहीं कट रहा है ना, तो 4 दूनी 8, 5 40, 9 11 99। अब नहीं कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 40:99।
तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन हर हाल में आपको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या निकालना है और निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको अंत में दिख रहा था कि बचत का अनुपात चाहिए, तो बचत डिपेंड किस पे करेगा, तो इनकम बटा एक्सपेंडिचर पे। अगर इनकम एक्सपेंडिचर का रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रख के आराम से पहुंच सकते हैं वहाँ पे, तो वो दिया ही हुआ था इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन, तो ये बहुत आसान था। चलिए, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े, अभी तक हम लोग ध्यान दो, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े उसमें एक खासियत था। खासियत यही था कि क्वेश्चन में हमेशा अपने तरफ से कुछ कंडीशन बता दे रहा था, क्वेश्चन का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, समानुपाती है, दो का बीच किस तरह का रिलेशन है, समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है या क्या है, ये सारा चीज़ आपको पहले बता दिया जा रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें ये बताएगा नहीं कि एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, लेकिन मतलब आपको खुद से सोचना पड़ेगा फिर, या तो जिनको फॉर्मूला वगैरह याद है वो अपना रख कर भी हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले वैसा क्वेश्चन को ही हम लोग एक आगे देख लेते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएगा पहले वही आएगा, इसको छोड़कर भी पहले इस पे आ जाए। ये दांतेदार पहिया देखे हैं, वैसा पहिया जिसका दांत हो, ऐसा भी कोई पहिया हो सकता है क्या? चल तू नहीं जा रहा। दांतेदार पहिया देखे नहीं आप लोग? वाह, लगभग सेम कंडीशन मिलता है देखने को। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो आपको और दो एग्जाम्पल दे देते हैं जो कि आप घर में जाके देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो कुटिकल सब लोग जानते हैं, वो देख लेना चला करके। दूसरा आप देखे होंगे कि भूसा वूसा उसाने के लिए गांव में देखिएगा एगो पंखा रहता है। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ हम आपसे पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। जो लोग प्रैक्टिकल किए होंगे उन्हीं को पता चलेगा, तो झूठों के जिसको नहीं पता होगा आम इमली ऐसे हाँ नू करेगा। एक बात बताओ, हम पंखा को जैसे एक बार हैंडल घुमाते हैं तब पंखा भी एक बार घूमता होगा? अरे बोलो यस सर। चला ऐसा रहेगा तो मर जाएगा आदमी। जब ऐसा बात रहेगा तो सरेंडर कर देगा, बोलेगा हमारे बस के बात नहीं है। हाँ अच्छा, गियर वाला साइकिल का प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है ये बताओ? हम पंखा वाला जो पूछे आप लोग जवाब नहीं दिए, मतलब पता ही नहीं था किसी को, चलाएगा था ना कहियो ये सब। एक बार ऐसे चलाइएगा तो पता चलेगा एकदम तुरंत रफ्तार पकड़ लेता है। काहे भाई, हम तो चलाए एक के बार, आउ चल रहा है कुछ और बार। साइकिलों में आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। कुटिकल में भी आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो चलो यहाँ देखो, जाना यहाँ से अभी पुल के पास गन्ने का जूस बेचता है रोज़, वहाँ पे जाके थोड़ा देर ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, समझने का प्रयास करना। ध्यान दो, ये जो आपको दिख रहा है पहिया, इसमें दांत जैसा कटा हुआ है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं दांतेदार पहिया, ठीक है, दांत वाला पहिया। इसमें दो गो पहिया आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एगो गौर से देखोगे ना, बच गया बच गया। गौर से जब देखोगे, तीसरा नेत्र का भी प्रयोग करो, देखो एगो हेजा पहिया छोटकी लगल है, दिखाई देख रहा है? अच्छा यहाँ पे देखो एगो लगा हुआ है, ये तो बड़की है, और यहाँ देखो ये छोटा वाला लगा हुआ है। तो ये छोटा वाला काहे लगाया हुआ है?
इसके पीछे भी लॉजिक है, जो लोग जानते होंगे, अपना सब सब पढ़ाया जाता है आईटीआई वगैरह में कि भाई इसको बड़ा क्यों रखा है, इसको छोटा क्यों रखा, मैकेनिकल पार्ट है ये सब, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत हद तक बता रहे हैं। ध्यान दो, देखो, एक तो अगर हमको इसका स्पीड बढ़ाना होगा, ध्यान दो, देखना, एगो चीज़ नोटिस करना। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा वाला पहिया में दांत बराबर ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है, छोटा वाला में? दोनों में दांत ज़्यादा किसका है बताओ, बड़ा वाला में कि छोटा वाला में? देखो कुछ लोग सेम बोल रहे हैं, इसलिए इस बार हम उल्टा सवाल पूछें, क्योंकि हमको पता है कि ऐसे ही पूछेंगे तब आप लोग सक जाए, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि हम हमेशा उल्टा पूछते हैं, इसलिए सीधा पूछ दिए। इसमें समान दांत होगा, गदहवो नहीं बोलेगा, बोलेगा सर ये तो छुट्टी बुट्टी है, आई बड़का है, में ढेर दांत है, ये छोटा है। तो होगा क्या कि जब ये घूमेगा बेचारा, मान लो इसमें 250 दांत लगा होगा तो इसमें 50 गो होगा, तो ये 250 दांत घूमेगा एक चक्कर तब पूरा होगा, आई 50 गो दांत इसको घुमाना पड़ेगा, एक चक्कर ही पूरा कर लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम एक चक्कर घुमाएंगे ना तो ये और रफ्तार पकड़ लेगा, एकदम भन भन नाचने लगेगा। इसको जैसे ही आप एक बार घुमाइएगा तो इसका रफ्तार ज़्यादा होगा। सीधा सा अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में मान लो कि कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे फंसा हुआ है दोनों, अब यहाँ से जब चलना स्टार्ट होगा तो ये दांत पुनः इस जगह पे आ जाए, मतलब एक सर्कल पूरा कर ले, और छोटू वाला दांत भी जो यहाँ पे फंसा हुआ है इसका भी अपना एक सर्कल पूरा हो जाना है, मैंने ये दांत फिर से रिपीट हो जाना चाहिए। तो ये दोनों में जैसा ही हम घुमाना स्टार्ट करेंगे तब पहला सर्किल किसका पूरा होगा, बड़ा वाला के कि छोटा वाला के? और बड़ा वाला के उसको टाइम लग जाएगा, वो बेचारा जब तक ऐसे ऐसे करेगा तब तक ये अपना घूम चुका होगा। जाके देखना ना कुटिकल चला करके, चाहे वो गन्ना वाला को एक बार नोटिस करना, 10 रुपया खर्चा कर लेना, वही बहाने जूस भी पी लेना। देखो ध्यान दो, आप क्या बोले कि जेकर दांत के संख्या कम होगा वो रोटेशन जल्दी पूरा करेगा, और जिसका दांत का संख्या ज़्यादा है वो बेचारा रोटेशन कम कर पा रहा है। रोटेशन मतलब घूमना, सर्कल पूरा करना। इसका दांत ज़्यादा है इसलिए इसका रोटेशन कम हो रहा है, और इसका दांत कम है इसलिए इसका रोटेशन जल्दी हो रहा है। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? हमको तो लग रहा है, हवो नहीं लग रहा है आप लोग को। देखो हम बोले कि जिसका दांत का संख्या ज़्यादा है, जिसका दांत का संख्या ज़्यादा है, इसका दांत हमको दिख रहा है कि बड़े वाले का ज़्यादा है, तो जिसका दांत ज़्यादा है और एगो का देख रहे हैं कि दांत इसका कम है छोटू का, तो हम आपसे पूछे, मैथ्स की बात नहीं पूछ रहे हैं, कॉमन सेंस की बात आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में अपना पहला सर्कल कौन पूरा करेगा? तो आप बोले छोटा वाला सर। तो एक मतलब दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जिसका दांत का संख्या कम होगा उसका रोटेशन ज़्यादा होगा, और जिसका दांत का संख्या ज़्यादा होगा उसका रोटेशन कम होगा। एक मतलब कि दांत और रोटेशन दोनों आपस में है समानुपाती, हाँ या ना? जी सर, इस समानुपाती हो गया। कौन चीज़ हो गया? यानी कि दांत का जो संख्या हुआ, रुक जाओ, दांत के संख्या को हम मान लेते हैं, दांत के संख्या को हम मान लेते हैं कि n है, क्या है? नहीं, रोटेशन को मान लो, दांत को d मान लो। दांत के संख्या को क्या मान लें? d। और रोटेशन का मतलब चक्कर की संख्या, इसको हम क्या मान लें? n, नंबर ऑफ रोटेशन। तो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जिसके दांत की संख्या कम उसका रोटेशन होगा ज़्यादा, और जिसका दांत की संख्या ज़्यादा उसका रोटेशन होगा कम। इसका मतलब ये हुआ कि दांत
और रोटेशन दोनों है आपस में 36 का आंकड़ा वाला, यानी कि दोनों है आपस में व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि n जो है दांत का समर्थक नहीं है। चलिए अब एक कॉमन सेंस की बात है, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं लगाना, सीधा सी बात है, वो बड़ा पहिया हो चाहे छोटा पहिया हो चाहे जो भी हो, हम जाहिर सी बात है ज़्यादा समय तक चलाएंगे तो ज़्यादा चक्कर लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे भाई हम नहीं पूछ रहे क्या, अरे हम 1 घंटा चलाएंगे तो 100 चक्कर, तो 2 घंटे लगाएंगे तो 50 चक्कर, ज़्यादा ही चक्कर लगेगा। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा समय तक चलाएंगे तो ज़्यादा चक्कर लगेगा, कम समय तक चलाएंगे तो कम चक्कर लगेगा, यानी कि चक्कर और समय आपस में क्या होगा, चक्कर और समय आपस में समानुपाती होगा। समय को t मान लिए, तो देखो तो चक्कर जो है समय का समानुपाती और दांत का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जिसका दांत कम उसका चक्कर ज़्यादा, जिसका चक्कर कम लग रहा है इसका मतलब उसका दांत ज़्यादा है, जिसका चक्कर ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब उसका दांत कम है, और ज़्यादा चक्कर का मतलब ज़्यादा समय लगेगा, यानी ज़्यादा समय चलाएंगे तो ज़्यादा चक्कर लगेगा, कम समय लगाएंगे तो कम चक्कर लगेगा, यानी कि चक्कर समय का समानुपाती होना चाहिए, लेकिन चक्कर जो है दांत का व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ये आपको खुद से समझना था। तो चलो इनको अब भेज दिया जाए घर, थैंक यू बोल करके। यहाँ से ये पूरे स्क्रीन में गायब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन आया था कि जो चक्कर का संख्या होगा वो समय का समानुपाती और दांत का, लीजिए अब आराम से बनाते रहिए, n इंटू डी, कैपिटल स्मॉल पे ध्यान नहीं देना, n इंटू डी बाई टी या बराबर, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, छाप देना है। कह रहा है 2 दांतेदार पहिया जिनमें क्रमशः 15 और 18 दांत है, पहिलका पहिया और दूसरका पहिया, पहिलका में दांत है 15 गो और दूसरका में, तो दांत का पोजीशन ऊपर है। यदि पहला पहिया 25 सेकंड में, समय है नीचे, अब एगो इधर चक्कर आएगा, नंबर ऑफ रोटेशन 90 चक्कर लगाता है, इधर तो फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। अब इधर 3 गो है एन डी टी, तो 3 गो में कम से कम 2 गो होना चाहिए। तो दूसरा पहिया 3 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? ध्यान देना, एक जगह हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 25 सेकेंड, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ 3 मिनट, तो एक मतलब 3 मिनट को 3 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड। समझ में आया? 3 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? तो n था ना यहाँ पे, तो अब आराम से हल कर लीजिए। 18 से 18 ख़त्म, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 से 3 बार में, 5 से 18 बार में, 18 छक 78 से 5 पचे 25, अब 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 10, ठीक है तो है। ओ ये हम दोबारा काट दिए थे, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 9 चौके 36, 360 आएगा। अठारह से 18 कट गया, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 9 छक 54, 540।
चलिए, तो सेम वही क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी है। हम लोग जानते हैं कि जो रोटेशन होगा वो समय का समानुपाती, जितना ज़्यादा समय घुमाएंगे उतना ज़्यादा रोटेशन उसका होगा, कम समय घुमाएंगे कम रोटेशन होगा। लेकिन जिसका दांत की संख्या कम होगा उसका रोटेशन भी ज़्यादा होगा, यानी कि दांत और रोटेशन आपस में व्युत्क्रमानुपाती होंगे। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा ND/T बराबर K। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स खाली भर देना है। कर रहा है पहला पहिया 45 सेकंड में 36 चक्कर, 45 सेकंड समय नीचे आ जाएगा, चक्कर ऊपर चला जाएगा, 36 चक्कर। तथा दूसरा पहिया 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, यूनिट हमेशा सेम रखना है। 1 मिनट में 144 चक्कर। अब या तो इधर का D दे देवे चाहे इधर का D देवे दांत की संख्या। यदि पहले पहिया में 189 दांत हो, ठीक है, इसमें है 189, तो दूसरका में कै गो दांत होगा जो हमको नहीं पता, ये ना पूछ रहा है। तो दूसरे पहिया में कितना दांत होगा? 15 तिया 45, 15 चौके 60, 24 चौके 36 चौके 144 और 36 से 36 ख़त्म। अब ध्यान दीजिए, ये आपको जा रहा है 3 छक 18 और 3 तिरिका 9, तो इस तरह से आपका हो गया 63। आसान है कि नहीं है? और ऐसा, हाँ पहले एक और था उसको बता लें। बहुत हमको खेद है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए थे और वो वीडियो ही डिलीट है। इसी के लिए स्पेशल वीडियो बनाए थे और वीडियो डिलीट हो गया। इतना हमको दुख हो रहा है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। देखिए, एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है तथा उसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से तिगुना है। पहले आपको हम बोल देते हैं बाबू कि हम किस एलियन को किस नाम से जानेंगे। विद्युत शक्ति को हम लोग P से कर देंगे, आई घर्षण बल को F मान लेंगे। अच्छा, वो गति भी है, गति को भी मान लेंगे। देखिए, मैथ्स की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात हम बता रहे हैं आपको। सारा चीज़ प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम वीडियो भी बनाए थे, लेकिन अब क्या बताएं आपको, बड़ा मज़ा आता, लेकिन अब खैर नेक्स्ट टाइम शायद हो जाए। ध्यान देना, आप लोग समझ जाइएगा मेरी फीलिंग को। इसमें देखो कहीं भी कोई रिलेशन नहीं दिया, इन तीनों में PFV में कहीं भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है क्या? लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस से आपको रिलेशन PFV का निकालना पड़ेगा। बाकी जो फॉर्मूला याद करे होंगे तो उनको पता है कि हाँ भैया इसको कैसे हमको रखना है। ध्यान दीजिएगा, हम आपसे बात करते हैं, सबसे इसको अच्छा से समझने के लिए एकदम भोजपुरी में बोल सकते हैं, ठेठ भाषा में हम आपको जगह पे ले आ दे रहे हैं प्रैक्टिकल में। बाकी तो फिजिक्स वाले हमसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन ध्यान दो, आप लोग गांव घर में जनरेटर देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे होंगे। अच्छा, उसका आज भी यूज होता है, शादी ब्याह अन्य पार्टी में हर जगह यूज होता है उसका। आप एक चीज़ नोटिस करना, अब तो हम तो उसी का तो वीडियो बनाए थे बिल्कुल प्रैक्टिकल। उसमें आप रेड बल्ब जोड़ना, वाइट वाला जोड़ोगे तो कोई पता नहीं चलेगा। रेड बल्ब जो आती है ना फिलामेंट वाला, उसको आप देखना जोड़ करके, और फिर क्या करना कि जनरेटर जब स्टार्ट होता होगा तो आप देखें, जनरेटर देखे हैं ना सब आप लोग, तो जनरेटर जब स्टार्ट होता होगा तो देखिएगा उसमें एक पहिया लगा हुआ रहता है। तो आज अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ऐसे जब हम लोग घुमाते हैं तो पहिया तो घूमबे करता है कि नहीं घूमता है? उसमें भी दांतेदार पहिया है। हम लोग एक बार घुमाते हैं वो पता चलता है कि 2-3 बार घूमना शुरू कर दिया। तो देखो, जब आप घुमाते हैं हैंडल को स्टार्ट करने के लिए तो क्या बल्ब जल जाता है? काहे भाई, क्या दिक्कत था उसको जलना चाहिए था ना।
जब उसको घूमने से ही जलना है तो काहे नहीं जला? देखो उसमें एक अल्टरनेटर लगा हुआ रहता है जो उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब उसको हम घुमाते हैं हैंडल को तो लाइट जलना चाहिए था ना, क्यों नहीं जल रहा है? हमारा ये सवाल है। जब वो घूमने से ही नहीं जलता है, ऐसा थोड़े है कि कुछ और जादू हो जाता है, उसमें घूमने से ही जलता है। तो फिर वो जल क्यों नहीं रहा? हम ऐसे घुमा रहे तो पावर कम है इसलिए पावर नहीं जल रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए हमको जहाँ तक समझ में आता है, अगर उसको हम लोग घुमाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा घुमाएं तो शायद कुछ विद्युत उत्पन्न होता होगा जो कि हम लोग उसको मेजर नहीं कर पा रहे या देख नहीं पा रहे हैं, जो समझिए। लेकिन एक विद्युत बल्ब को जलने के लिए जितना उसको पावर का ज़रूरत था शायद उतना पावर नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो नहीं जल रहा होगा। एक और ट्रायल आप लोग बचपन में खूब किए होंगे, चेयर पे बैठा करके अनाधून दे रहे होंगे धक्का पीछे से तौलिया वलिया से, और जितने जोर से मारते थे वो तो लगता था कि एकदम आग लगा देना है एकदम। और फिर टेस्टर लगा के देखते थे, हाँ ज़्यादा जोर से मार रहे हैं तो ज़्यादा ही लाइट कर रहा है। तो देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दो। जब जनरेटर को स्टार्ट करिएगा ना तो वो एक पर एक अपना आरपीएम पे नहीं आ जाएगा। मतलब जिस रेट से वो घूमता है वो उसी रेट पे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। वो अपना कुछ शुरुआती दौर में उसका रेट कुछ और होता है घूमने का, रोटेट होने का, और धीरे धीरे वो क्या वो स्पीड एकदम पकड़ लेता है। तो जनरेटर जब स्टार्ट कीजिएगा, जनरेटर जब स्टार्ट हो जाएगा तो बल्ब को और जनरेटर को साथ साथ नोटिस कीजिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि धीरे धीरे जलना स्टार्ट हुआ बल्ब। एक पे एक भूख से नहीं हो जाता है। आप देखना जैसे ही चालू कीजिएगा जनरेटर तो धीरे 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 करके एकदम अंजोरा हो जाता है, मैंने जल जाता है बल्ब। इस बात से क्या सीख मिलता है? अच्छा एक और नहीं, ओकरा में देखिएगा एगो जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट हम बोल रहे हैं, जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के पास देखिएगा बंद करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्पीड को रहता है ना, गलती से अगर इधर खींच दिए तो उसका स्पीड एकदम तड़तड़ाने लगेगा, बॉल कहीं फट ना जाए। जो ध्यान दीजिए, तो इस बात से हम लोग क्या समझ सकते हैं बताओ तो, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। हम बता रहे हैं क्या सोच सकते हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर हम चाल को बढ़ा रहे हैं ना, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे चाल बढ़ते गया तब पावर भी बढ़ते चला गया। जनरेटर बंद जब आप करने लगते हैं तो एक पे एक बॉल नहीं बंद हो जाता है, देखिएगा धीरे 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 बेचारा बुझ जाता है, शांत हो जाता है। माने वो जैसे जैसे उसका स्पीड कम होते चल जाता है वैसे वैसे उसका पावर भी कम हो जाता है, और जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे उसका पावर भी बढ़ जाता है। इसका मतलब हम ये समझें कि पावर और स्पीड दोनों आपस में कैसा है? समानुपाती है। मतलब पावर को बढ़ाइएगा तो चाल भी बढ़ जाएगा, या चाल को बढ़ाइएगा तब पावर भी बढ़ेगा, है कि नहीं? तो चाल और पावर दोनों आपस में समानुपाती होते हैं, ये बात है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स से सोचना बहुत आसान काम है। फ्रिक्शन का काम ही है विरोध उत्पन्न करना। तो एक बात बताओ, एक जो है हम चाल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या उसको बढ़ाएगा? क्या करेगा? उसको हमेशा उस पर क्या है अपोजिट डायरेक्शन से उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब चाल को जब चाल जितना ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा कि उस चाल को हमेशा कम करने का प्रयास करेगा। तो हम यहाँ ये बात बोल सकते हैं कि चाल जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स का हमेशा व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जहाँ चाल ज़्यादा होगा गारंटी है कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ कम से कम होगा, और जहाँ चाल आपका कम है इसका मतलब वहाँ फ्रिक्शन फोर्स अधिक है। जैसे साइकिल को आप ढुला दिए, हम तो कई एग्जांपल दिए कि साइकिल को आप ढुला रहे हैं तो शुरुआती दौर में समझिए कि आपका चाल प्रभावी था फ्रिक्शन फोर्स के कंपैरिजन में,
जैसा ही जाकर आपका साइकिल रुक गया, इसका मतलब चाल कम हो गया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। तो चाल कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो चाल ज़्यादा होगा। यानी कि चाल और फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल आपस में व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। तो चाल और फ्रिक्शन फोर्स आपस में व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा V इंटू एफ बटा अब बराबर के। तो ये आपको सेल्फ लॉजिक से सोचने वाले प्रश्न थे। अब आराम से हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए, चलिए यहीं करते हैं। कह रहा है एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। सोच लेते हैं। जब उसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना कर दिया जाता है तब उसका घर्षण बल पहले से 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना हो जाता है। घर्षण बल 1.5 गुना होने का मतलब 2 से हो जाएगा कितना? 3। घर्षण बल पहले अगर 2 रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोले हैं। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है? 2:3। 1.5 गुना हो जाने का मतलब पहले घर्षण बल रहा होगा 2, तो अब हो जाएगा 3। अब चलिए, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब यहाँ पे पावर का पोजीशन हम देख लेते हैं। कह रहा है उसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। जो विद्युतीय शक्ति है घर्षण बल से 3 गुना है, तो कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़िए, सब दिखाई देगा। कह रहा है विद्युतीय शक्ति जो है ना वो उसका घर्षण बल से 3 गुना है। तब विद्युतीय शक्ति का मतलब पावर जो है फ्रिक्शन फोर्स का 3 गुना होने का मतलब ये 2 तो है ही है, तो 6 होगा। अब इधर 2 गो में से कोई एगो। कह रहा है कि जब उसकी विद्युतीय शक्ति को डबल कर देंगे, विद्युतीय शक्ति पहले था कितना, तो डबल करिएगा तो कितना हो जाएगा? तब जाकर नहीं 1.5 गुना हो गया है। तो 2 से हो गया 3। तो आपसे यहाँ से चाल पूछ रहा होगा शायद। तो अब उसकी गति क्या है जो हमको नहीं पता है, बता देंगे? चालीस 4 16 160 बटा 3। भी बराबर का रहे 2 6 12 सॉरी 2 3 6 3 4 12 4 4 16 160 बटा 3 आ रहा ना। भी बराबर 160 बटा, तब 50 दिया 150 और 10 3 3 का 9 और 1 10 53.1 बटा समझ में आया क्वेश्चन? ये हो गया था, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये अभी तो बताइए दिए, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और यही शायद लास्ट है ना। चलिए अब नल जल योजना में आया जाए। जैसे यहाँ तो वो कंडीशन दे दिया है, कोई बात नहीं। किसी पाइप में पानी के बहाव की दर यानी फ्लो को मान लीजिए या चाहे रेट को मान लीजिए, जो मान लीजिए, उसकी पाइप की त्रिज्या के विलोमानुपाती है। यही बोला है ना, पाइप का जो भी रेडियस होगा उसका विलोमानुपाती होगा। मतलब रेडियस को बढ़ाइएगा तो फ्लो कम होगा। होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं होता है? फ्लो बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम बताते हैं कैसे होता है। सबके घर में नल जल योजना पहुंचा होगा, पाइप से पानी उनी पटाते होंगे, अरे पटाते होंगे ना। देखिएगा खूब बचपन से ही शौक रहा है, दर्द मुंह दबाओ, ऐसे पूरा एकदम दूर तक पानी पहुंचाओ। क्या करते हैं आप लोग? रेडियस को कम किए तो फ्लो क्या हो गया? तो कहते हैं कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे FR इज इक्वल टू, लेकिन ये नहीं चाहिए हमको। यहाँ तो क्या बोल रहा है? व्यास के पाइपों के बहाव की दरों का अनुपात क्या होगा? अच्छा, रेट का, फ्लो का हमको अनुपात चाहिए ना। तो देखो इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं। फिर
हमको फ्लो का रेशियो चाहिए तो वो डिपेंड करेगा 1/r पे। मतलब जो रेशियो 1/r का होगा वही किसका होगा, फ्लो का भी होगा, F का भी होगा। तो ये तो बच्चा भी बना लीजिएगा। तो फ्लो का डिपेंड करेगा 1/r पे। तो 2 पाइप दोनों के कंडीशन सेम है। सारा बात लिख दे रहे हैं ताकि आप समझिए हर चीज़ को। R1 देखो कितना है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्यास। अब रुक जाओ, व्यास और त्रिज्या में बहुत अच्छा रिलेशन है। जो रेशियो व्यास का होगा वही रेशियो त्रिज्या का होगा, जो रेशियो त्रिज्या का होगा वही रेशियो। ऐसा इसलिए है कि अगर व्यास का रेशियो लिखा है 2:3 तो त्रिज्या तो होता है उसका आधा। त्रिज्या क्या होता है, तो आधा करिएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। और अगर रेडियस का रेशियो दिया है 5:6 तो व्यास का भी होगा 5 क्योंकि रेडियस का तो डबल होता है व्यास। तो 2 × 5 और 2 गुना, तो उससे क्या बिगाड़ लीजिएगा, पूछो नहीं। माने जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो व्यास का भी होता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सब बात लिखा जाता है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या का भी रेशियो अगर 1:2 होगा पहला और दूसरा का। पाइप का व्यास जो दिया है D1 और D2 वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, D1 और D2 का अनुपात 1:2 होगा। तो रेडियस का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 ही होगा। तो 1:2 यानी कि 2:1, 1:2 का उल्टा 2:1। चलिए अब आते हैं ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अभी हम कोशिश, यही अंतिम क्वेश्चन है आपका, एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे, 9th-10th में पढ़े होंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे, मज़ेदार आता है। कंपटीशन में भी 3 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन में देखे होंगे कि एक घनाभ आकार का कोई टंकी है, उसमें एक नल लगा हुआ है, 2 नल लगा हुआ है, कहीं वो लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है वो बेलनाकार है या वर्ग के अनुसार है, घनाकार है वो भी पाइप, और पता चल रहा है कि उससे ही पानी बह रहा है और पानी बहने की जो दर है वो 39 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है। अगर वर्तमान में इसका ऊंचाई इतना होता है, इतने घंटे बाद ऊंचाई कितना हो जाएगा, या पानी कितना भर जाएगा, कितने देर में पानी भर जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन देखे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये सब। तो वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करिएगा। तो हम दोनों तरीक़ा से चाहेंगे कि इसको आपको बता दें, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी लगेगा, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक निश्चित समय में 2 नलिकाओं में बहने वाली पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। इतना से काम बनने वाला नहीं है। एक निश्चित समय में 2 नलिकाओं में बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर इतना ही पे करना है तो पहले इससे कर देते हैं। पहले आपका इसी से कर देते हैं। देखो आयतन हम मान लेते हैं V1 और दूसरे को V2 मान लेते हैं। तो V1 और V2 कितना दिया हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है यदि क्रम से इतना इतना भर जाते हैं। समय लिखा हुआ है 5 मिनट और 7 मिनट। और शुरू वाला स्टेटमेंट एक पढ़िए क्या लिख रहा है, 2 नलिकाओं द्वारा, माने पाइप द्वारा, सीधा सा समझिए, 2, 3, 5 हटा दीजिए, सीधे समझिए पाइप द्वारा जो बहने वाली पानी की जो मात्रा होगी ना, जो फ्लो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती। व्यास बोलिए चाहे त्रिज्या बोलिए, यानी कि ये डिपेंड करेगा हमेशा उसके त्रिज्या के वर्ग के ऊपर, R1 और R2 के स्क्वायर के ऊपर। इतना बात समझ में आया। क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि जो पानी की मात्रा होगी ना वो उसके व्यास के वर्ग के ऊपर डिपेंड करेगा। समानुपाती का मतलब व्यास बढ़ेगा, सॉरी त्रिज्या बढ़ेगी चाहे व्यास बढ़ेगा तो उसका फ्लो भी बढ़ेगा, ये कहना ऐसा चाह रहा है। तो उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। एक्चुअल में ये फ्लो का सेंस है यहाँ पे रेट, माने किस रेट से पानी बह रहा है।
2 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर प्रति मिनट। तो यही कह रहा है कि अगर पानी की मात्रा जो होगा ना वो उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो पानी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अगर हम लोग आधे नल खोले हैं तो कुछ पानी गिर रहा होगा, अब पूरा खोल देंगे तो पानी ज़्यादा गिरेगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि त्रिज्या को अगर बढ़ाएंगे तो पानी की मात्रा भी जो है वो बढ़ने लगेगी, ज़्यादा होने लगेगी, ज़्यादा गिरने लगेगी। तो ये ऐसा लिखा हुआ इतना स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन को गिवन है और पूछ रहा हूँ नलिकाओं की त्रिज्याओं की तुलना करें, हमको त्रिज्या निकालना है। ध्यान दीजिए, पानी जो बह रहा है वो किस रेट से बह रहा है, R1 के स्क्वायर और दूसरा है R2 के स्क्वायर, मतलब 2 लीटर प्रति मिनट। तो यहाँ लिखा है R1 स्क्वायर प्रति यूनिट, प्रति मिनट, प्रति सेकंड जो भी है। हम आपसे अगर पूछते क्वेश्चन कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी गिरता है तो 3 मिनट में कितना गिरेगा, 15, 4 मिनट में 20। अच्छा, हमको पता है कि इसका पानी का जो बहने का दर है पहिलका पाइप के वो R1 के स्क्वायर, यानी कि R1 स्क्वायर प्रति मिनट प्रति सेकंड कुछ रहा होगा। और ये कितना देर चला है, 5 मिनट। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि R1 स्क्वायर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। आइए चला है कितने देर, 5 मिनट। 5 मिनट चला है ना, देखो ना भाई, 5 मिनट चला है। तो हम बोले कि अगर 1 मिनट में वो 2 लीटर भरता होगा तो 5 मिनट में कितना भरेगा, 10 लीटर। अगर कोई पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता होगा, 10 मिनट चला दीजिएगा तो 5 10 50 लीटर टंकी में पानी भरेगा। तो हम बोल रहे हैं कि भरने का जो दर है उसका, पानी की मात्रा जो है, कितना पानी मात्रा भरेगा वो है R1 स्क्वायर प्रति मिनट। तो हम बोले अगर 1 मिनट में इतना भरता होगा, 5 मिनट उस नल को आप चलाइएगा तो 5 मिनट में इतना भरेगा। और दूसरा है R2 स्क्वायर प्रति मिनट, तो दूसरका को इतना मिनट के दर से चलाइएगा, कई मिनट, 7 मिनट, तो 7 मिनट में पानी इतना भरेगा। अब प्रश्न में लिखा हुआ है कि पहिलका बर्तन में 35 लीटर भर गया, दूसरका में 16 लीटर भर गया। आयतन का मतलब यही है ना। तो पहला है 35 और दूसरका है 16 और ये है दोनों आपस में बराबर। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ये तो एकदम बेसिक तरीका से हम आपको समझिए तो बोल दिए। तो 5 से 7 बार में आज 7 तो एक काम कीजिए, R1 का और पहले स्क्वायर लिख दें। चलो देखो, 7 49 R2 स्क्वायर, 7 49 R2 स्क्वायर, तो ये R1 के पास आ जाएगा। 16 R1 स्क्वायर, तो ये 16 R2 के पास चला जाएगा। तो R1 R2 का अनुपात बोलिए कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा था। देखिए पहले ही टिक लगा हुआ है। समझ में आया। चलो थोड़ा सा और समझा देते हैं, माथा का दर्द कर देते हैं, क्योंकि वो जितने भी टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं, समय स्पीड जहाँ पे दिया हुआ हो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि स्पीड इसमें स्पीड ऐड कर दिया हो, इसके अलावा कुछ नहीं है स्पीड ऐड करेगा। तो 2 मिनट आपका टाइम हम ले करके थोड़ा सा माथा का दर्द करवा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देते हैं, बहुत काम करेगा ज़िंदगी में आगे भी। वैसे मेंसुरेशन में तो खूब करेंगे ही करेंगे हम लोग। हो सकता है कि नल टंकी में भी एक आध क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो ध्यान दीजिए, एक निश्चित समय में बोला है कि 2 नलिकाओं में बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई बेलनाकार पाइप से, सामान्यतः बेलनाकार ही होता है, अगर हम उस पाइप से कोई पानी बहाएंगे तो कितना पानी बहेगा। तो अगर ये कोई पाइप है बेलनाकार, तो जितना, अगर हम बोले कि इसमें कोई पानी है, एक बेलन जैसा आपके पास है कोई खोखला, और इसमें जितना भी इसका हाइट, कुछ तो हाइट होगा ना इस बेलन का, अरे कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसमें हम पानी भर दिए हैं, क्या भर दिए हैं, तो जो पानी उसमें रहा वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन। अच्छा, इस पानी को हम पलट देंगे तो कितना पानी जाएगा बताओ, कितना पानी जाएगा। अरे हम इस बेलन से जितना इसमें पानी भर कर रखे थे ना, एगो बाल्टी में डाल दिए तो कितना पानी गया होगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ही गया होगा, है ना। इसका मतलब इसका आयतन तो होगा पाई स्क्वायर एच, कितना, माने उतना पानी गया होगा। अच्छा, अब इसमें जब पानी गया होगा तो कैसे गया होगा, उड़ के गया होगा, पानी का भी कोई चाल रहा होगा। अरे बोलो, तो रुको,
हम थोड़ा सा इस बेलन को ऐसे करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से देखोगे। हमको पता है आपका सर दर्द हो रहा होगा, लेकिन उससे हमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ध्यान दो, ये बेलन है आपका। अब जब पानी जाएगा, इसमें हम ऐसे रखे हुए हैं, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो घरे। तो जब पानी जाएगा तो हवा में उड़ के नहीं चल जाएगा, इसका कोई चलने का एक स्पीड होगा। ध्यान दो, बाहरी अभी कल्पना कर लो, इमेजिन करो कि बाहर से कोई अभी पानी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, जितना पानी है उसी को पहले पलट रहे हैं, फिर दूसरा का सर्कल ऐसे ही रोटेशन चलते रहेगा। तो पहले एक बार क्रिया देखो कि एक बार पानी टोटल जो पाई स्क्वायर एच है, इतना जो पानी इसमें भरा, मान लो कि 1 लीटर है, तो 1 लीटर ये जो पानी है वो किस प्रक्रिया से बाहर आता है, पहले इसको समझ लो। तो 1 लीटर प्रक्रिया होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ अगर से यहाँ तक पानी को चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। अगर कोई एगो दूसरा इतना ही 1 लीटर का बर्तन से अगर इसमें से हम पास कराएंगे तो 1 लीटर पहले यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 लीटर कहलाएगा। और फिर इतना दूर चले के यहाँ पे आ जाएगा तो 1 लीटर पानी क्या जो भी 1 लीटर होगा पानी क्या होगा, निकल जाएगा। तो रुक जाओ, यहाँ से यहाँ तक चलने का मतलब हुआ कि ये इसका हाइट हुआ, कौन चीज़ हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक पानी अगर दूरी तय कर लेगी तो हम कहें कि वो चल लिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग बेलन में एच कहते हैं, हाइट कहते हैं, ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा, पानी द्वारा तय की गई दूरी होगा। क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा पानी तो ना बाहर आएगा। तो ये एच दूरी तय करने का मतलब हुआ, एच बराबर चलने का मतलब हुआ कि पानी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है एच। पानी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, एच। यानी कि एच जो है वो पानी द्वारा तय की गई दूरी है। तो एच कौन चीज़ है, पानी द्वारा तय की गई दूरी को जनरली हम लोग डी मान लेते हैं, मानते हैं ना। आज दूरी को मेरा जब दिल करेगा तब लिख सकते हैं स्पीड इंटू, बोलबे नहीं कर रहे। अरे भाई, पानी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, एच के बराबर चलेगा, तो एच का मतलब वो तो बेलन का हाइट हुआ, और बेलन के हाइट बराबर अगर पानी चलेगा मतलब एच दूरी तय करेगा वो पानी। तो ये कहीं ना कहीं ये पानी के लिए दूरी हो गया इतना, जो कि बेलन का एच है। तो ये दूरी तय करेगा का मतलब दूरी के लिए हम जब चाहें तब बोल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। मतलब ये हमेशा डिपेंड करेगा पाई स्क्वायर इंटू एस इंटू टी। जहाँ पे पाई तो आपका कांस्टेंट होगा, तो ये हमेशा डिपेंड करेगा आर स्क्वायर इंटू एस इंटू टी पे। तो कहने का मतलब यहाँ स्पीड तो दिया नहीं है, स्पीड दिया है तो मान लो कि दोनों का स्पीड कहीं ना कहीं सेम ही रहा होगा, सेम स्पीड से बह रहा होगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन तो सेम ही है, ये दोनों के लिए सेम कंडीशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ से बोल सकते थे कि ये डिपेंड करेगा पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड इंटू टाइम पे। पानी का आयतन, कितना पानी बहा, वो डिपेंड करता है पाई आर स्क्वायर एस इंटू टी पे। अब ध्यान दीजिए, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो वो डिपेंड करेगा आई आर स्क्वायर एस इंटू टी पे। तो आर स्क्वायर का मतलब इधर दिया हुआ था कहीं ना, हाँ आर स्क्वायर तो निकालना ही, आर का तो हमको वैल्यू ही निकालना है। और स्पीड दोनों का कांस्टेंट है, तो ये एक होगा तो यो एक होगा। और टाइम पहलका का दिया है 5 मिनट, तो दूसरका का होगा 7 मिनट। और आर स्क्वायर एस इंटू टी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम, पानी का आयतन, जो कि किसके बराबर था, 35:16। हमको पता है कि कुछ हवा लगा भी नहीं होगा, आप लोग को सर दर्द हो भी रहा होगा, तो उससे घबराना नहीं है। इसको पुनः हम लोग इसका सामना करेंगे नल टंकी में। वहाँ भी जब आप हिम्मत हार जाइएगा तो इसका सामना हम लोग करेंगे 3D डायमेंशनल मेंसुरेशन में। और आपका सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन रहा होगा कहीं पे। चलिए 8 नंबर, तो 8 नंबर आप लोग बना के घर जाइए, आंसर बोल दीजिए 8 नंबर का जल्दी से। चौदह 9 26 है।
अब 12 चौक 48, तो R1 और R2 का अनुपात हो जाएगा, चूँकि R1 हो गया 9, तो ये R2 के पास चल जाएगा 3, आई हो जाएगा 2 अनुपात, तो 2:3 तो कहीं हेल ही नहीं है कहीं। अरे वो ब्यास वास छोड़िए, वही है, ब्यास के चलते वो 4:6 हो गया। आई 2:3 ब्यास का रेशियो नहीं होगा। चलिए, तो आप लोग जो है रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब जो आपका बच गया वो मिसलेनियस बच गया। अब आप स्वतंत्र हैं, अब आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक बात अभी से हम अनाउंसमेंट कर दें कि अभी आप लोग का रेशियो का लगभग टाइप मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म, टाइप ख़त्म का मतलब कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब मिसलेनियस तो अब हम जितना चाहें स्पीड में बता दें तो मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आपका फ़र्ज नहीं है ये सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि क्यों वाला जितना पार्ट था वो सब बता चुके हैं। सिर्फ अब क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस है। मिसलेनियस में कुछ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ बोल सकते हैं, चाहे जो समझिए, आपको सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए है। तो अब जो है आप लोग इतना हम अब बता रहे हैं। अब मेरे यहाँ का किसी के यहाँ कोई भी टीचर के पास मैथ पढ़ोगे तो आपका हर एक बात उनका आप समझ सकते हो। वो जो भी पढ़ाना चाहेंगे, जो भी बताना चाहेंगे तो आप समझ पाइएगा, क्योंकि सारा चीज़ रेशियो ही है और कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। आप लोग अब मान लीजिए कि कभी क्रैश कोर्स भी करना होगा किसी भी समय, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना चाहे उतना रफ्तार से चल सकते हैं, कोई आपको पकड़ने वाला अब नहीं है। आप अपना सबसे ख़राब समय निकाल लिए, ये जो 2 महीना था ना, ये बुरा वक्त था आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है।